हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे एलटीटेड एग्जाम के लिए। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी केमिकल काइनेटिक्स की। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो भी आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। वो वीडियो में बहुत ही अच्छे से मैंने पूरा केमिकल काइनेटिक्स 40 मिनट में कवर किया है ना। और एक सिंगल वीडियो से आप पूरा केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट कर सकते हैं और सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे एक सिंगल वीडियो से। आज इस वीडियो में मैं कंप्लीट कराऊंगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ये। और एग्जाम में भी काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं या फिर पीवाईक्यू देखे होंगे तो आपने काफी सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से भी देखे होंगे कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इससे पूछ जाते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मतलब बहुत सिंपल सा और छोटा सा चैप्टर है पूरा। और बहुत स्कोरिंग है और बहुत सारे मार्क्स इस चैप्टर से आ सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। जब बात करूं मैं अगर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की तो ये थोड़ा सा चैप्टर ऐसा है कि आपको थोड़ा सा इसमें याद करना पड़ेगा और फोकस भी रखना पड़ेगा, तब जाके आप पूरा चैप्टर समझ पाएंगे, है ना। थोड़ा थोड़ा सा लेंथी भी है, बहुत छोटा चैप्टर नहीं है। ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है क्या, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होती क्या है। तो इसकी पहले बात कर लेते हैं डेफिनेशन के बारे में। अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो देखिए एक बार समझते हैं कि डेफिनेशन क्या है। एक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और कंपाउंड, ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, सिंपल कंपाउंड नहीं होते हैं। May be defined as a molecular compound in which the central metal atom पूरा बताऊंगा आगे, अभी सिर्फ डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। in which the central metal atom or metal ion is linked to a numbers of ions or neutral molecules by coordinate bond. A coordination compound retain its identity in the solid state as well as in solution. मतलब क्या है? देखिए एक इसमें बहुत अच्छी चीज है कि आपने अभी तक बॉन्ड्स देखे होंगे। हम देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड होते हैं, एक होते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो इसमें आपने सब पढ़ा है। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि कभी भी एक बॉन्ड बन रहा है किसी भी दो एटम्स के बीच में, मान ली कि एटम ये है, एक एटम ये है, ए और बी के बीच में कभी भी बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड हमेशा दो इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। या तो एक इलेक्ट्रॉन ए दे या फिर एक बी दे, या तो कंप्लीटली दे रहे हैं अगर ये इलेक्ट्रॉन शेयर कंप्लीट हो रहा है ए और बी के बीच में तो ये हो जाता है आयनिक बॉन्ड। अगर कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता, बहुत शेयरिंग होती है कि एक इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया और एक इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया और आपको बॉन्ड बन गया। कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड में कि ए और बी जो है इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो शेयरिंग से नहीं बनता। इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट लीगेंड जो है, मैं लीगेंड बताऊंगा, एक ही मॉलिक्यूल दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करता है सेंट्रल मेटल एटम को और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये भी है कि आप कभी भी बॉन्ड दिखाते हैं तो उसको ऐसा कर दिखा देते हैं। ए ने बी, एरो आप देख रहे हैं ना, ये ए ने बी को दो इलेक्ट्रॉन दिए और एरो की तरह से दिखाते हैं कि कहां से कहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है खाली एक ही मॉलिक्यूल करता है दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होती क्या है कि एक कोई भी कॉम्प्लेक्स है, मान लीजिए आपको दिख रहा है ये है एक मेरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, एक ये है। इसमें आप देखिए ये जो ब्रैकेट दिख रहा है आपको, ये इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर इस ब्रैकेट को बोलते हैं। हमेशा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आपको एक मेटल आयन जरूर मिलेगा जिसे बोलते हैं सेंट्रल मेटल आयन। इस वाले केस में एफ यानी कि आयरन है। आयरन क्या है? सेंट्रल मेटल एटम है। और इसमें जो दिख रहा है आपको सी एन, साइनाइड जो है, ये 6 है। इसमें कितने मॉलिक्यूल है? 6 मॉलिक्यूल है साइनाइड के। इनको बोलते हैं लिगेंड्स। लिगेंड्स और भी हो सकते हैं, इसमें खाली एक ही टाइप के 6 साइनाइड्स हैं, हो सकता है 6 अलग अलग टाइप के हो या फिर दो एक टाइप के, चार एक टाइप के, है ना। तो ये जो है जो आपको ट्रांसफर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, किसको? आयरन को। आयरन मेरा है सेंट्रल मेटल एटम, ये लिगेंड है या फिर क्या मेरा सेंट्रल मेटल एटम है। ये ब्रैकेट है जिसके अंदर ये दोनों चीजें लिखी गई है, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स जो लिखते हैं इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है। और ब्रैकेट ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर या फिर या तो इधर या यहाँ पे कुछ भी मैं अगर आयन से कुछ भी चीज लिखता हूँ उसको बोलेंगे काउंटर आयन। क्या बोलेंगे? काउंटर आयन। इस वाले केस में के जो पोटेशियम है मेरा ये है
काउंटर आयन क्यों है, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर लिखा है हमने, इसलिए काउंटर आयन है। और आप जो नंबर देख रहे हैं 6, अलग अलग केस में अलग अलग हो सकता है, कई केस में 5 होता है, कहीं 4 होता है। इस वाले केस में 6 है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। इस वाले केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो अभी तक हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, और इसको लिखने का जो तरीका है वो ऐसा होता है कि आप एक ब्रैकेट बनाएंगे, ब्रैकेट के अंदर दो चीजें होती है, ब्रैकेट के अंदर मतलब दो ही चीजें मिलेंगी। एक तो मिलेंगी आपको लिगेंड्स मिलेंगे, लिगेंड्स क्या, जो आपको सेंट्रल मेटल एटम, इस केस में आयरन है, सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं, उनको बोलते हैं लिगेंड। और स्फीयर के अंदर लिगेंड और मेटल एटम दोनों लिखते हैं। जो ब्रैकेट है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। लिगेंड ये है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है आयरन, सेंट्रल मेटल एटम को, सेंट्रल मेटल इस वाले केस में आयरन है। ठीक है, अब देखिए सेंट्रल मेटल एटम्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं हमेशा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो सेंट्रल मेटल एटम है, इस वाले केस में हम बात करते हैं कि Fe है, और क्या है मेरा CN6 है, ये है मेरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसमें क्या है, आयरन है, जो सेंट्रल मेटल एटम हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और लिगेंड क्या करेगा, लिगेंड जो है इसमें साइनाइड है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। किसको डोनेट करेगा, सेंट्रल मेटल एटम को। एक और बता देते हैं, लिगेंड हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और किसको डोनेट करता है, सेंट्रल मेटल एटम को। जब सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करेगा लिगेंड इलेक्ट्रॉन, तो एक्सेप्ट कौन करेगा, एक्सेप्ट करेगा सेंट्रल एटम। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। इस वाले केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। मतलब 6 क्यों है, क्योंकि इसमें 6 साइनाइड है, मेरे पास 6 लिगेंड है इसमें, तो ये मेरा क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। एक बार इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लिगेंड है, नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम्स बोल सकते हैं, कि नंबर ऑफ लिगेंड्स ऑफ डोनर एटम्स टू विच द मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड। जैसे एटम्स या मॉलिक्यूल्स जिससे मेरा सेंट्रल मेटल एटम डायरेक्टली बॉन्डेड है, अटैच्ड है, वो नंबर क्या है, मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए क्या है कि हम अभी जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि ये हमने कोऑर्डिनेशन स्फीयर पढ़ लिया, ये लिगेंड है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये सेंट्रल मेटल एटम है, और एक काउंटर आयन है। इतनी सारी चीजें तो जब हुई ना, जब स्टडी करी, हमको पता चला कि कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनती है और ऐसे ऐसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है। जब स्टार्टिंग में ऐसा कुछ पता ही नहीं था कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होती क्या है और क्या नहीं है, तो बहुत मुश्किल हुई होगी स्ट्रक्चर समझने में, इतनी सारी चीज समझने में कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये वो। तो उस टाइम पे क्या ना, कि किसी को नहीं पता था कि एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होती क्या और कैसे ये सारी चीजें काम करती हैं। तो उस टाइम पे एक साइंटिस्ट थे हमारे, वर्नर्स, है ना, तो उन्होंने एक थ्योरी दी। उन्होंने क्या किया, जब वो अपना केमिस्ट्री लैब में एक रिएक्शन करा रहे थे, मान लीजिए ये है मेरा एक कंपाउंड है, हमें नहीं पता कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है कि नहीं है, क्योंकि उस टाइम तो रिसर्च नहीं हुई थी। उससे पहले क्या हुआ, मैं उसको कैसे लिख लेता हूँ, CuCl3, और ये NH3, NH3, ये 6 है। इन्होंने क्या किया, इसको रिएक्शन कराई AgNO3 से। क्या कराई, AgNO3 से रिएक्शन कराई इसको। AgNO3 क्या होता है कि ये AgCl बनाता है, इसको चाहिए क्लोरीन चाहिए, इसको चाहिए क्लोरीन, Ag और इसको सिल्वर को। और इस वाले केस में देखिए आप, जब हमें नहीं पता कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होती क्या, तो बस 3 क्लोरीन दिख रहे हैं। कितने क्लोरीन दिख रहे हैं, अब हुआ क्या, फिर उन्होंने जब रिएक्शन कराई पहली बार सिल्वर से, तो आपको एक क्लोरीन यानी कि एक AgCl मिल गया। ठीक है, इस टेबल से हम समझते हैं एक बार क्या हुआ था पूरा। तो क्या हुआ था, वर्नर्स जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी केमिस्ट्री लैब में रिएक्शन कर रहे थे, तो उनको नहीं पता कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या थी, क्योंकि रिसर्च नहीं हुई थी। तो अपने पास ये एक कंपाउंड था, CuCl3, NH3, ये 6 है। आप देखिए यहाँ पे 3 क्लोरीन है, क्या है, 3 मेरे पास क्लोरीन है। अब मैं AgNO3 को रिएक्शन कराऊंगा अगर इस कंपाउंड को, तो क्या होना चाहिए, हम लोग कभी भी रिएक्शन कराते हैं AgNO3 को, तो AgCl हमें मिलता है। क्योंकि यहाँ पे 3 क्लोरीन है, तो मेरे पास 3 AgCl मिलने चाहिए थे, क्योंकि हमारे हम तो यही समझते हैं ना कि अब जो इसको आयनाइज करेंगे तो ये अलग टूटेगा, ये अलग टूटेगा, ये अलग टूटेगा। हमें नहीं पता उस टाइम तक कि भाई ऐसा कुछ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ऐसी भी कोई चीज होती है। तो वो तो अपना नॉर्मली सोच रहे थे कि मेरे पास 3 क्लोरीन मिलेंगे, मुझे 3 AgCl मिलेंगे, क्योंकि 3 क्लोरीन है। उन्होंने क्या किया,
इधर से AgNO3 से रिएक्शन कराई और इधर से अमोनिया भी कम करना स्टार्ट किया। अब हुआ क्या, पहली बार आपने जब ये स्टार्ट एक क्लोरीन ये कम किया तो आपको एक AgCl तो मिल गया और यहाँ से एक अमोनिया कम किया, तो मेरे पास अब अमोनिया कितने बचे, NH5 बचे और एक क्लोरीन ये बचा। तो जब हम इसे रिएक्शन करा रहे थे तो मेरे पास क्या हुआ कि एक टाइम ऐसा है कि पहला क्लोरीन तो मेरे को मिल गया, AgCl मिल गया, उसके बाद ये वाली कंडीशन आ गई। इस कंडीशन में क्या हुआ कि ये बताया था इसको यहाँ पे, ये है मेरे पास CuCl3 और बचा मेरे पास 4NH3 मेरे पास बचा। उसके बाद मुझे AgCl मिलना बंद हो गया, मतलब जो Cl है ये आयनाइज हो ही नहीं रहा, मतलब मुझे AgCl मिल ही नहीं रहा। तो उनको लगा कि यार मेरे पास जब ये कंपाउंड लिखा ये, तो इसमें मेरे पास Cl3 तो 3 है ही, अगर मैं रिएक्शन करा रहा हूँ तो रिएक्शन मेरी होनी चाहिए ना, AgCl मिलना चाहिए, लेकिन मिल ही नहीं रहा। क्यों नहीं मिल रहा, तुमको उस टाइम समझ आया कि भाई कुछ तो होता है जिसकी वजह से ये AgCl आयनाइज नहीं हो रहा, मुझे AgCl नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि क्लोरीन क्या है, इस कंपाउंड से आयनाइज हो ही नहीं रहा है और मुझे AgCl नहीं मिल रहा है। तब जाके उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस देखी, तब पता लगा कि कुछ ऐसा क्या होता है। अब पता क्या चला, ये हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये कंपाउंड अगर ऊपर लिखा हुआ है, ये कोबाल्ट है, ये Cl3 है और ये NH3 है, ये 3 लिख लेते हैं। अब मैं एक चीज बताओ आपको, ये है मेरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये मेरे लिगेंड्स है, 2 टाइप के लिगेंड्स है, 3 तो मेरे पास अमोनिया है और 3 क्या है, क्लोरीन है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि आयनाइज होगा कि नहीं होगा, तो आयनाइज ये हो रहा है कि ये पूरा कंपाउंड है ना, ये एक सिंगल एंटिटी बन गई है मेरी, मतलब ये अलग आयनाइज होगा नेगेटिव या पॉजिटिव में, इसके साथ जो काउंटर आयन होगा वो अलग हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, ये जो है ये एक सिंगल एंटिटी बन गई है, मतलब इसके अंदर के आप मॉलिक्यूल्स को अंदर और नहीं तोड़ सकते कि सोचो उसमें क्लोरीन अलग निकल जाए, कोबाल्ट अलग निकल जाए, NH3 अलग हो जाए, वो अलग नहीं होगा, ये सिंगल एक मॉलिक्यूल बन गया है। इसके ऊपर चार्ज या नेगेटिव या पॉजिटिव आएगा, इसके अंदर सब क्लोरीन निकाल नहीं सकते, है ना। तब ये सब ऑब्जर्वेशन हुई तो पता चला उनको कि भाई ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और इसके अंदर से हम आयनाइज नहीं कर सकते, सिंगल एंटिटी बन गई है मेरी, और ये सिंगल इसके ऊपर चार्ज दिखेगा आपको, उसके अंदर से क्लोरीन बाहर नहीं निकाल सकते। तो वर्नर साइंटिस्ट पहले थे जिन्होंने ये इतनी अच्छी ऑब्जर्वेशन समझी और पता लगाया कि भाई ऐसा कुछ होता है मॉलिक्यूल के अंदर। उसके बाद फिर और रिसर्च हुई और चीजें पता लगी धीरे धीरे, लेकिन वर्नर्स पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया था। अब जब कोई भी थ्योरी आती है या फिर कोई भी साइंटिस्ट कुछ करते हैं तो अपना वो पोस्टुलेट्स देते हैं कि इन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया, और वो थ्योरी आपको वैलिड है कैसे वैलिड है, उनके कुछ नियम होते हैं, पोस्टुलेट्स होते हैं। इन्होंने क्या बोला, जो सेंट्रल मेटल एटम है वो 2 तरह की लिंकेज या बोल दीजिए 2 तरह की लिंकेज या वैलेंसी शो करता है, एक प्राइमरी शो करता है और एक सेकेंडरी शो करता है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या बोला उन्होंने, सेंट्रल मेटल एटम है वो 2 तरह की लिंकेज या फिर वैलेंसी शो करता है, एक प्राइमरी वैलेंसी, एक सेकेंडरी वैलेंसी। आगे मैं बताऊंगा कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है। तो सेकंड पोस्टुलेट उनका बोला, उन्होंने बोला कि प्राइमरी लिंकेज जो है वो आपकी क्या आयनाइजेबल होती है, ये भी पूरी चीज क्लियर करूंगा मैं भी। प्राइमरी लिंकेज क्या होती है, वो होती है आयनाइजेबल और सेटिस्फाई बाय अनायंस, और कौन सेटिस्फाई करता है इस प्राइमरी वैलेंसी को, अनायंस सेटिस्फाई करते हैं, ठीक। तीसरा पोस्टुलेट है कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो होती है हमारी नॉन आयनाइजेबल, मतलब सेकेंडरी वैलेंसी हमारी नॉन आयनाइजेबल होती है और इसको सेटिस्फाई करते हैं मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या फिर अनायंस, इसको बोल सकते हैं लिगेंड्स। कौन सेटिस्फाई करता है इसको, लिगेंड्स करते हैं मेरी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई। फोर्थ पोस्टुलेशन का है कि द सेकेंडरी वैलेंसी है इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। सबसे अच्छी बात देखिए, जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो मेरी क्या है, हमेशा किसके बराबर होगी, मेरी कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होगी। अब यहाँ देखिए ये एक इन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिख के दिया है एग्जांपल के लिए, मेरा ये है, हमने स्टार्टिंग में समझा था, ये मेरा क्या है, क्या बताओ, ये है मेरा काउंटर आयन, एक बार समझ लेते पूरा। इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसको खाली स्फीयर लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ये मेरा सेंट्रल मेटल एटम है, ये मेरे लिगेंड्स है। इसको जब हम ब्रेक डाउन करेंगे, आयनाइज करेंगे, तो क्या होगा कि ये तो मेरी एक सिंगल एंटिटी बन गई है, मतलब इसके अंदर जो साइनाइड्स है उसको बाहर नहीं निकाल सकते, आयनाइज नहीं कर सकते। तो जब इसको ब्रेक डाउन करेंगे, के पोटेशियम जो है ये 4 के प्लस में आ जाएगा और ये अलग नेगेटिव चार्ज में अलग टूट जाएगा। तो इसके ऊपर 4 नेगेटिव इसके ऊपर आ गया और 4 पोटेशियम प्लस प्लस चार्ज यहाँ आ गया, क्योंकि 4 पोटेशियम है, यहाँ पे 4 मैंने लिखा हुआ। तो ये आप देखिए 2 चीजें हैं। अब इसमें पता करना है कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है। इसमें क्या है कि जो प्राइमरी वैलेंसी आपकी ना वो हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर होगा, किसका ऑक्सीडेशन नंबर, सेंट्रल मेटल एटम का।
प्राइमरी वैलेंसी जो आपकी होगी वो हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर होती है किसकी, सेंट्रल मेटल एटम की। और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो सेकेंडरी वैलेंसी हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। और कोऑर्डिनेशन नंबर हम निकालते कैसे, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है क्या, हमने पहले पढ़ा हुआ है। मैं बताता हूँ, इस वाले केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है कि जितने भी मेरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जितने भी लिगेंड्स हैं, वो लिगेंड्स को जो आप गिन लोगे ना, मार्क गिनती कर लोगे 1 2 3 4 5 6, जितने भी नंबर आएंगे इस लिगेंड्स के वो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर है। जैसे यहाँ मेरे पास साइलेंट लिखा हुआ है, एक टाइप का लिगेंड है लेकिन 6 है ये, तो कोऑर्डिनेशन नंबर मेरा कितना आ जाएगा, 6 मेरा आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, समझते हैं एक बार दोबारा। वर्नर्स थ्योरी क्या है, वर्नर्स थ्योरी पहली थ्योरी है पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जिन्होंने ऐसी चीजें ऑब्जर्व करी जिससे पहले केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता था। उनको कोई पहले क्या होता था कि कोई भी कंपाउंड दे रहे हो आप, तो जब आयनाइज करते हैं, सॉल्यूशन डिसॉल्व करते हैं, तो सारी सारी चीजें अलग हो जाती हैं। क्लोरीन अलग हो गया, सिल्वर अलग हो गया, मेटल अलग हो गया। तो यहाँ पे भी वही केस होना चाहिए था। इन्होंने रिएक्शन कराई AgNO3 के साथ सिल्वर नाइट्रेट के साथ में, तो आपके पास क्लोरीन मिल तो रहा था, आपको AgCl मिल तो रहा था, लेकिन एक टाइम पे था ना वो AgCl के प्रेसिपिटेट बनने बंद हो गए। फिर पता चला क्यों है, पता लगा उनको बाद में कि भाई आपको एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन जा रहा है, इसकी वजह से क्लोरीन आपका अमोनिया सॉरी जो क्लोरीन है आपको सिल्वर के साथ कंबाइन करके प्रेसिपिटेट नहीं बना पा रहा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन एंटिटी बन गई है और वो आगे और ज्यादा ब्रेकडाउन नहीं हो सकती। तो उन्होंने फिर आगे पोस्टुलेट्स दिए कि ऐसा होता है तो क्यों होता है और क्या क्या चीजें उसमें होती हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई जो मेरा पोस्टुलेट जो वर्नर्स थ्योरी है उसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के जो कंपाउंड बनते हैं उसमें 2 तरह की वैलेंसीज होती हैं, प्राइमरी वैलेंसी होती है और सेकेंडरी वैलेंसी होती है। प्राइमरी वैलेंसी जो मेरी हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर होती है इसकी, सेंट्रल मेटल एटम की, और सेकेंडरी वैलेंसी जो होगी मेरी वो हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर वो होता है जितने मेरे लिगेंड्स अटैच्ड होते हैं डायरेक्टली इससे, सेंट्रल मेटल एटम से। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, कैसे निकालना है, वो तो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर आप देख के बता सकते हैं। कोई भी आप कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उठा लीजिए, उसमें जितने भी लिगेंड्स लगे हुए हैं डायरेक्टली जो अटैच्ड हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स के अंदर वाले, इनको आप काउंट कर लो, वो आपका क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। अब देखिए हमने अभी एक एग्जाम्पल ही देखा है जिसमें हमेशा हमने देखा कि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर देखा, यहाँ पे भी देखा, ऊपर जो एग्जाम्पल देखा था वहां भी 6 हमने देखे थे कि 6 मेरे पास लिगेंड्स थे। अब जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप देखोगे तो 6 ही आपको लिगेंड्स मिलेंगे, आपके पास ये अलग अलग नंबर के भी हो सकते हैं। आपके सिलेबस में जो है अभी जो ज्यादातर चीजें केमिस्ट्री में और मतलब नॉर्मल कॉमन जो चीजें हैं वो ये है कि जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आपका 4 हो सकता है और आपका 6 हो सकता है, 5 भी होता है, लेकिन वो सिलेबस में नहीं, तो उसे नहीं पढ़ेंगे, हम 2 एग्जाम्पल पढ़ते हैं, 4 और 6। अगर मेरे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है या 6, तो 2 केस बनेंगे। अगर मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 2 तरह के मॉलिक्यूल्स मेरे पास हो सकते हैं, या तो स्क्वायर प्लेनर हो सकता है वो, या फिर टेट्राहेड्रल हो सकता है। अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रीज है मॉलिक्यूल्स की, अगर मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो मॉलिक्यूल दिखेगा कैसे और उसका अरेंजमेंट कैसा होगा लिगेंड का मेटल के साथ में। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसमें देखिए 1 2 3 4 4 लिगेंड्स है, मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 लिख दिया। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना लिख दिया, 4 लिगेंड्स लिख दिया। इस वाले केस में भी 4 लिगेंड्स है, 1 2 3 4। तो 2 तरह की ज्योमेट्री मिलेगी आपको, तो स्क्वायर प्लेनर मिलेगी या आपको टेट्राहेड्रल मिलेगी। स्क्वायर प्लेनर के अंदर सारे सारे लिगेंड्स एक प्लेन में ही होते हैं, क्या होते हैं, सारे के सारे लिगेंड्स एक सिंगल प्लेन में होते हैं, जबकि टेट्राहेड्रल में एक लिगेंड आपका अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, एक आपका अबव द प्लेन और 2 लिगेंड्स आपके सिंगल प्लेन में होते हैं। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल केस में अगर ऑक्टाहेड्रल तब आएगा जब मेरे पास 6 लिगेंड्स होंगे। 6 लिगेंड्स अगर होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर अच्छा होता तो एक ही ज्योमेट्री बनती है जिसे बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। इसमें आप भी देखिए मेरे पास ये है मेरा मेटल, सेंट्रल मेटल एटम, 4 मेरे पास लिगेंड्स हो गए, इस वाले ऐसे करके बना लीजिए, प्लेन के अंदर है और ये ऊपर है प्लेन से और ये प्लेन से नीचे है, तो मेरे पास 6 लिगेंड्स हो गए। तो जो ज्योमेट्री बनेगी वो बनेगी ऑक्टाहेड्रल। 4 है कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 आपके पास पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो स्क्वायर प्लेनर होगा या फिर टेट्राहेड्रल होगा। 6 है तो आपका सिंगल पॉसिबिलिटी बनती है, इसे बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इसको भी और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ऑक्सीडेशन नंबर मेरा होता है कि इट इज डिफाइंड एज द चार्ज इट वुड कैरी इफ ऑल द लिगेंड्स आर रिमूव्ड। ये मतलब है कि मेरे पास जो सेंट्रल मेटल एटम है ना, इसके ऊपर कितना चार्ज रहेगा, क्या रहेगा, चार्ज रहेगा अगर मैं सारे सारे लिगेंड्स जो है अटैच उसको रिमूव कर दूं उनके इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ में। इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ मतलब क्या, मेरे पास अगर साइनाइड ने क्या इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करे हैं, मैंने देखा ना स्टार्टिंग में
लिगेंड्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को, जिससे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर, और सेंट्रल मेटल एटम मेरा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्लियर है यहाँ तक, है ना। अब इसकी निकालने सीखनी है हमें कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, क्या सीखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। अब ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है बता देता हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर आप हमेशा सेंट्रल मेटल एटम का निकालते हैं। ये वो चार्ज या वो नंबर होता है उस केस में जब हम सारे लिगेंड्स हटा दें इस सेंट्रल मेटल एटम से इनके इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ में, तो उसके ऊपर जो चार्ज आएगा ना वो मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट है। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि निकालना कैसे। इसका मैं निकालना है, इसको हम लिख लीजिए एक्स, इसका हम निकाल रहे हैं। पोटेशियम पे प्लस चार्ज होता है, आप पढ़ा होगा स्टार्टिंग कभी भी हमेशा आपने कि पोटेशियम पे हमेशा प्लस चार्ज होता है। तो यहाँ पे प्लस चार्ज एक पोटेशियम पे है, आपके पास कितने पोटेशियम है, 4 है, तो 4 लिख लेते हैं, फिर प्लस कर लेते हैं। आगे हमारे पास आयरन, इसकी निकालनी इसलिए मैंने इसको लिख लिया है एक्स, प्लस का साइन लगा लिए। साइनाइड, इस पे हमेशा साइनाइड पे -1 चार्ज होता है एक साइनाइड पे। यहाँ साइनाइड कितने 6 हैं, तो हम लिख लिए 6 इंटू -1 और बराबर में 0। इसको जब सॉल्व करेंगे इसको आएगा 4 प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0, एक्स बराबर आएगा 2। तो एफ ई से लिख सकते हैं। सेकेंड जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर मेरा कितना है आयरन का इस वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, सेकंड स्टेट में, सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट मेरी है। क्लियर है। एक एग्जांपल और है, इसका आप खुद निकालने का ट्राई कीजिए। क्या करना है, पहले मैं सेंट्रल मेटल एटम जिसका निकाल रहा हूँ उसको एक्स लिख देना, लिख दिया मैंने। उसके बाद प्लस का साइन लगाइए। क्लोरीन पे -1 का चार्ज होता है, कितनी क्लोरीन है, 3 है, तो अगर 3 है एक पे -1 का तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस कर लेते हैं। ये मेरा अमोनिया, अमोनिया के ऊपर 3 कर लीजिए। यहाँ पे अमोनिया के ऊपर 0 चार्ज होता है और 3 अमोनिया तो मतलब 0। उसको देखिए कितना है, एक्स प्लस -3 कर लीजिए यहाँ पे बराबर 0। तो एक्स इसको ले जाओगे तो हो जाएगा प्लस, यहाँ पे 2 बार मेरी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है इस वाले कंपाउंड के अंदर, ये मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। ठीक है। बाकी कुछ एग्जांपल्स आप घर से भी ट्राई कीजिएगा, मैं एग्जांपल लिख कर दे देता हूँ आपको। मान लीजिए ये लिख देता हूँ Fe H2O 6 है, इसका आप मुझे बताना इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी आएगी, खुद से ट्राई करना। क्लियर है। तो अभी तक हमने देखो क्या देखा है, अभी तक हमने देखा कि एक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है उसकी डेफिनेशन देख ली। उसके बाद एक पहली थ्योरी है वर्नर्स थ्योरी, जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहली थ्योरी दी वर्नर्स ने। उन्होंने कुछ कुछ चीजें ऑब्जर्व करी लैब में, पता चला कि भाई ऐसा कुछ होता है और ऐसे कंपाउंड्स बनते हैं। तो उन्होंने एक अपने पोस्टुलेट्स दिए 3-4, जिसमें उन्होंने बताया कि भाई एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसके अंदर हम कुछ चीजें लिखते हैं अंदर, कुछ बाहर लिखते हैं, और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर चीजें लिखी जाती है उसके अंदर लिगेंड्स आते हैं, और अब मेरा सेंट्रल मेटल एटम आएगा। और जो उनकी ये सेटिस्फाई जो पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है कोऑर्डिनेशन का, ये 2 चीजों से सेटिस्फाई होता है, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी ये जो मेरी है वो जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हमने यहाँ सीख लिया है। और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो मेरी होती है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल सा कुछ नहीं करना, आपको जितने भी लिगेंड्स डायरेक्टली अटैच्ड हैं सेंट्रल मेटल एटम से वो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर है। ठीक है, ये मेरा 2 वर्नर्स ने बताए। उसके बाद हम देख रहे हैं लिगेंड्स, हमने देख लिया कि भाई लिगेंड्स क्या है, मेरे मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। बात आती है कि लिगेंड्स होते कितने टाइप के हैं। हमें लिगेंड्स को समझिए कि लिगेंड्स है क्या, भाई लिगेंड्स भी टाइप के होते होंगे ना। लिगेंड्स होते हैं हमारे टोटल 3 टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं, 3 टाइप्स के लिगेंड्स होते हैं। एक लिगेंड्स होते हैं मेरे ऐसे जिन्हें बोलते हैं मोनोडेंडेंट लिगेंड्स। क्या बोलते हैं, मोनोडेंडेंट लिगेंड्स। जैसे लिगेंड जो आपको क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन यहां देख लीजिए। मोनोडेंटेट लिगेंड्स इज अ मॉलिक्यूल और आयन, या मोनोडेंटेट लिगेंड्स के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, दैट बाइंड्स टू अ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, और आयन वो सिंगल डोनर एटम, मतलब ऐसे लिगेंड जो आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। जैसे इतने एग्जांपल लिखे, जैसे NH3 है, इसमें से ये लोन पेयर है, ये आपको क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है किसको, सेंट्रल मेटल एटम को। मतलब ये सिंगल पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। जितने एग्जांपल आप देख रहे हैं ये सारे के सारे, ये आप क्या है, सिंगल पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इनको बोलते हैं मोनो, मोनो मतलब सिंगल, मोनोडेंटेट लिगेंड्स। मोनोडेंटेट लिगेंड्स आप
वो हमेशा सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनेट पेयर करेंगे किसी भी सेंट्रल मेटल एटम को। जैसे अगर मैं यहाँ लिख लेता हूँ, मेरा ये है मेटल, ये मेरा लिगेंड है, लिगेंड 6 लिख दिया मैंने। जो लिगेंड 6 है मैं बोल रहा हूँ कि मोनोडेंडेंट है, अगर ये सारे के सारे मुझे सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे सेंट्रल मेटल एटम को। ठीक है, इनके नाम देख लीजिए, जैसे NH3 इसको हम अमाइन बोलते हैं, H2 को एक्वा बोलते हैं, इन्हों को नाइट्रोसिल बोलते हैं। ऐसे ये सबके नाम आप एक बार देख लेना, आगे नाम बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपको। जब कोई भी कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेगा आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास अगर कुछ लिखा हुआ है उसमें सो बोलते क्या है। जैसे Cl नेगेटिव उसको क्लोराइडो लिख लो आप, नाइट्रो, NO2 नेगेटिव को नाइट्रो, NO3 नेगेटिव को नाइट्रेटो, OH नेगेटिव को हाइड्रोक्सो। ये हमने देख लिया। क्या होता है बाइडेंटिन लिगेंड। बाई मतलब एक सिंगल मेरे पास लिगेंड होंगे, क्या होगा, लिगेंड तो एक ही होगा, लेकिन इसके पास दो ऐसे ऐसे, जैसे ये तो पूरा मॉलिक्यूल है, ये क्या है, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है। एक मिनट, Lewis base which donates two lone pairs of electrons to the central metal atom is known as bidentate ligand। मतलब ऐसे लिगेंड जो एक साथ दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम को, उसको बोलते हैं बाइडेंटेट लिगेंड्स। और लुईस एसिड और लुईस बेस हमने बहुत पहले पढ़ा हुआ है। लुईस बेस वो क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उनको हम लुईस बेस बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं उन्हें बोलते हैं हम लुईस एसिड। तो कौन सी केमिस्ट्री में मेरे जो सेंट्रल मेटल एटम है वो मेरा क्या है, लुईस एसिड है, और लिगेंड से मेरे क्या है, वो लुईस बेस है। लुईस बेस आपको इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और लुईस एसिड क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन को। और देखिए इसके पास ना तीन हमारे पास एग्जांपल है। एक तो है ईएन, इसे हम बोलते हैं इथाइलिन डायमीन, ये मेरा क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड्स का एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल है एसी, एसी से बोलते हैं एसिटाइल एसीटोनेट आयन, ये भी मेरा बाइडेंटेट लिगेंड्स है। उसके बाद है फिनॉल फ्रेंथ्रोलिन, ये भी मेरा क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड्स है, बाइडेंटेट लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड है। और मेरा ऑक्सिलेट OX, ये भी मेरा बाइडेंटेट लिगेंड्स है। ठीक है, एग्जाम्पल एक्स को एक बताता हूँ बना के आपको कैसे करना है। जैसे इसका ले लेता है, ईएन का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक एटम है Fe, और मैं बोल रहा हूँ उसमें EN3 है। अब मुझे एक चीज बताओ आप, मैंने लिख दिया FeEN3, EN मेरा क्या है, EN का पूरा नाम ये है इथाइलिन डायमीन, पूरा नाम लिख लेते हैं यहाँ पे। EN क्या है, इथाइलिन डायमीन। इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए, ये है मेरा CH2 CH2 NH2 NH2, ये मेरा क्या है, ये मेरा EN है। तो मैंने लिखा ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा है, ये FeEN। तो मुझे इसमें बताओ आप देख के कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं, बताओ। आप में से कुछ लोग बोल रहे होंगे सर आपने बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जितने लिगेंड्स मेरे पास डायरेक्टली अटैच्ड हैं उनको आप काउंट कर लो, जो आप जितना नंबर भी निकल के आएगा वो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। तो यहाँ तो सर आप मुझे 3 दिख रहा है, ये 3 मेरा क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। लेकिन मैंने एक चीज अभी जो आपको बताई है कि ये बाइडेंटेट लिगेंड्स है EN, तो मतलब एक लिगेंड दो लिगेंड की तरह काम करेगा यहाँ पे। मतलब एक सिंगल लिगेंड दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा होगा मेटल एटम को। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाऊं तो मेरा Fe मैंने यहाँ लिख लिया है। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, मैं ये लिखता हूं ऐसे, तो पूरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं NH2 CH2 CH2 NH2। देखिए और बनाते हैं इसको, NH2 NH2 CH2 CH2 NH2 NH2 CH2 CH2। इसको सिंपल फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, Fe लिख लो आप, ऐसे लिख लो EN EN EN। दो फॉर्म, ये है पूरा, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये भी स्ट्रक्चर है। शॉर्ट फॉर्म में हम EN लिख देते हैं और यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो इस वाले केस में जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो 3 नहीं आएगा, यहाँ आपको 3 दिख तो रहा है लेकिन 3 नहीं है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा, और ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। और बताया ना आपको कि जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा तो आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है वो। तो मेरे पास यहाँ पे
ये ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो बनेगा वो 6 है, 3 नहीं है। 6 क्यों? क्योंकि ये बाइडेंडियन लिगेंड है। एक लिगेंड दो लिगेंड की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर देखो ना, एक NH2 ये है, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, एक यहाँ डोनेट करें, यहाँ पे भी सेम कहानी है, यहाँ भी 2 डोनेट करें, यहाँ भी इसने किए, इसने किए। तो जो है ना बाइडेंडियन लिगेंड, हमेशा आप एक लिगेंड को 2 लिगेंड की तरह मार्क करेंगे, तब आपका सही आंसर आएगा। आप डायरेक्ट ये मत लिख लेना कि 3 लिखा हुआ तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 लिख लिया मैंने और मेरा आंसर सही होगा, नहीं होगा वो, आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बाइडेंडेंट और मोनोडेंडेंट लिगेंड्स होते क्या है। मोनोडेंडेंट लिगेंड सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, इसलिए उसको सिंगल काउंट करते हैं, और बाइडेंडेंट लिगेंड्स मेरे क्या करते हैं, 2 लिगेंड्स की तरह काम करता है एक लिगेंड। ये बच्चों, हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। और ये मैं देख लो, मेरा ये क्या है, ये मेरा इथाइलिन डायमीन है, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। अब देखिए जो रिंग बन रही है ना, ये रिंग बन गई है, ये रिंग बन गई है, ये रिंग बन गई है, इसको बोलते हैं चिलेट। क्या बोलते हैं? चिलेट बोलते हैं। देखिए, दे आर ऑफ्टन रेफर्ड टू एज ए चिलेटिंग लिगेंड्स। द कॉम्प्लेक्स व्हिच कंटेन्स चिलेटिंग लिगेंड्स इज कॉल्ड चिलेट्स। मतलब बाइडेंडेंट लिगेंड्स तो वो रिंग बना रहे हैं। चिलेट्स मतलब क्या होता है? कोई भी कंपाउंड आपको रिंग बना रहा है मेटल के साथ में, बोलते हैं चिलेट लिगेंड्स बोलते हैं, उस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं चिलेट्स, है ना। तो हमेशा याद रखना कि बाइडेंडेंट लिगेंड जितनी भी है, इथाइलिन डायमीन, ये एसिटाइल एसीटोनेट आयन, और क्या नाम है, फिनेंथ्रोलिन और ऑक्जेलेट आयन, ये सारे सारे चिलेट्स आयन है। और आपको इथाइलिन डायमीन को हम EN लिखते हैं, तो आप ये सारे सारे एग्जांपल याद कर लेना। और यहाँ पे आप कोऑर्डिनेशन नंबर जो भी आएगा ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि एक लिगेंड 2 लिगेंड की तरह काम कर रहा है। क्लियर है? सेम है ट्राइडेंडेंट लिगेंड्स, ट्राई बोल लेते हैं या फिर पॉली बोल लेते हैं, है ना। तो ट्राई में क्या है कि आपको नाम पता चल रहा है, ट्राई, एक लिगेंड जो है मेरा इस ट्राइडेंडेंट लिगेंड्स में 3 की तरह काम करेगा। इसकी तरह काम करेगा, 3 की तरह। ट्राइडेंडेंट लिगेंड्स हैव 3 लोन पेयर्स। क्या है? 3 लोन पेयर्स है डोनेट करने के लिए, किसको? सेंट्रल मेटल एटम को। ओके। और मॉलिक्यूल्स विद 4 डोनर एटम्स आर कॉल्ड टेट्राडेंडेंट। मतलब ऐसे लिगेंड्स भी हैं जो उनके पास 4 हैं, मतलब वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं एक बार में ही सेंट्रल मेटल एटम को, ठीक है। उनको हम बोलते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। अब एग्जांपल देख लो, एक है ट्राइडेंटेट लिगेंड्स का एग्जांपल है ये, इनको बोलते हैं डाइईन। ये डाइन, ये मेरा क्या है, ट्राइडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल है। इसका स्ट्रक्चर आप देख लेना, एक देखिए लोन पेयर ये है, एक ये है और एक ये है, यानी कि यहाँ से भी ये डोनेट करेगा, यहाँ से भी करेगा और यहाँ से भी करेगा। उसका तीसरा एग्जांपल है ट्राइईन, ये है, इसका पूरा नाम है ट्राई इथाइल टेट्रामीन। ट्राई इथाइल टेट्रामीन, ये मेरा पॉलीडेंटेट लिगेंड्स बोल सकते हैं इसको, या बोल सकते हैं आप टेट्राडेंडेंट। टेट्राडेंडेंट, टेट्रा मतलब 4। देखिए काउंट के 1 2 3 4, ये एक सिंगल मॉलिक्यूल 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, किसको? सेंट्रल मेटल एटम को। सेकंड केस है EDTA, इसका नाम बोलते हैं इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। इसके पास भी 4 एटम है डोनेट करने के लिए। एक तो देखिए 1 2 3 4। क्लियर है? इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर याद कर लेना EDTA का। इसका पूरा नाम भी है इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक है, EDTA, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो मेरा क्या है, इस टेट्रा यानी कि 4 आपको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, इसको बोलते हैं टेट्राडेंडेंट। टेट्राडेंडेंट के 2 एग्जांपल हमने देखे, एक तो ट्राइईन देखा था और एक EDTA देखा है, और ट्राइडेंडेंट लिगेंड्स का हमने ये एग्जांपल देखा डाइईन। ये सारे सारे स्ट्रक्चर आपको देख लेना है, ठीक है। तो क्या है कि एक लिगेंड्स और है, थोड़ा स्पेशल टाइप है ये, जिन्हें हम बोलते हैं एम्बीडेंटेट। क्या बोलते हैं? एम्बीडेंटेट, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। ये लिगेंड्स आप ऐसे समझ लो कि ये थोड़े से ऐसे हैं कि बहरूपी टाइप के हैं, कि इनके पास दोनों ऑप्शन है, कभी मन किया तो। जैसे कि ये है एक NO2 ना, हम पढ़ते ना NO2, ये NO2 है, इसमें ये सेंट्रल मेटल एटम है, इसका मन कर रहा है तो इसके पास भी लोन पेयर है तो नाइट्रोजन से डोनेट कर दे, इसका मन कर रहा है ऑक्सीजन से डोनेट करने का तो ऑक्सीजन डोनेट कर दे। मतलब क्या है, इसके पास सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर 2 ऑप्शन है। सिंगल मॉलिक्यूल्स, NO2 सिंगल, एक ही तो मॉलिक्यूल है NO और O। इसका मन करा कि यहाँ से इस वाले लोन पर डोनेट करेगा तो इससे करेगा, तो ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल
सिंगल मॉलिक्यूल जिनके पास मॉलिक्यूल के अंदर ही दो दो ऑप्शन हो कि ये मैं इससे करूँ या इससे करूँ, तो वो क्या है, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स है। अगर नाइट्रोजन डोनेट करता है उसको लिखते हैं नाइट्राइटो एन, एन मतलब कि ये वाला इन्वॉल्व है डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में, नाइट्राइटो ओ लिख रहे हैं मतलब ऑक्सीजन से डोनेट हो रहा है ना, तो इसका लिख लेंगे आप एम्बिडेंटेड लिगेंड, ऐसे लिगेंड जिनके पास दो एटम्स होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए। एग्जांपल के लिए ये वाला नाइट्रो ग्रुप NO2। क्लियर है। अब देखिए सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं, बिल्कुल अच्छे से पढ़ ली, समझ आगे सारी आगे होंगे। हमने लिगेंड की टाइप पढ़ ली है। लिगेंड हो सकते हैं आपके मोनोडेंडेंट हो, बाइडेंडेंट हो, ट्राइडेंडेंट हो या फिर टेट्राडेंडेंट हो। मोनो मतलब ऐसे लिगेंड्स जो सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, बाई मतलब ऐसे लिगेंड्स जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, ट्राई मतलब तीन और टेट्रा मतलब चार। एम्बिडेंटेड लिगेंड्स ऐसे हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेट तो एक ही सिंगल करेंगे, लेकिन इनके पास दो दो ऑप्शन होते हैं, इनके पास दो ऐसे एटम्स या मॉलिक्यूल होंगे एक सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर कि आपके पास या तो इससे कर ले या फिर इससे कर ले, लेकिन एक बार में होगा डोनेट एक ही। देखिए अब जब बात करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, अब मैंने कुछ भी लिख दिया उठा के, मान लीजिए लिख देता हूँ FeH2O6। अब आप मुझे बोलो कि सर ये, मैं बोलूंगा आपको FeHO2H2O6 इसका कुछ बनाओ, तो आप मुझे हमेशा थोड़ी बोलोगे कि FeHO2 6 या फिर Fe ये Fe वो, इसका कुछ नाम होगा ना, है ना। तो हर चीज का नाम होता है, तो इनका ऐसे इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का भी नाम होता है प्रॉपर। इनका नामकरण करने के लिए पूरा रूल बनाया है कि नोमेनक्लेचर आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इनका नाम पढ़ सकते हो, या फिर किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम आप लिख सकते हो कि भाई ये इसका नाम है। ठीक है, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग पूरे पढ़ते हैं ना, बेंजीन वेंजीन ये सब चीजें, तो उसको भी एक नोमेनक्लेचर है कि इसके हिसाब से आप नाम पढ़ो और यही रूल फॉलो करना। तो ऐसे ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसके खुद के रूल हैं जिससे आप नाम इनका करण कर सकते हैं। जैसे कि इनके पास कितने रूल टोटल है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इनके रूल हैं। रूल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 इनकी नोमेनक्लेचर के रूल्स हैं। मैं एक बार आपको पहले रूल बता देता हूँ, उसके बाद मैं कुछ एग्जांपल करूंगा और आपको ट्राई करूंगा समझाने का कि आपको बिल्कुल समझ आ जाए। और उम्मीद है, गारंटी इस चीज की कि आप ये नोमेनक्लेचर पढ़ने के बाद आपका एक भी एग्जाम में क्वेश्चन अगर नोमेनक्लेचर से आता है तो आप मिस नहीं करोगे और आपका 100% वो सही होगा। क्लियर है। पहला रूल पढ़ते हैं, इफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेरा कैसा आयनिक है, मतलब उसको अगर कोई चार्ज है, जैसे मान लीजिए कोई भी लिख दिया मैंने, ये M लिख लेते हैं, L6 लिख लेते हैं, यहाँ पे कोई चार्ज है, इसपे क्या है, चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। जो चार्ज अगर है तो आपको क्या करेंगे, आपको कैटायन अगर यानी कि पॉजिटिव चार्ज अगर है तो उसका नाम आप पहले लिखेंगे, है ना। अगर कोई चार्ज है तो आप पॉजिटिव चार्ज अगर कैटायन है तो उसका पहले वाला नाम, कैटायन वाला नाम पहले लिखेंगे। कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज। ये भी पढ़ लीजिए, पूरे समझाऊंगा आगे क्या होगा। पहले उसका आप कैटायन वाला नाम लिखेंगे। दूसरा रूल क्या कहता है, इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब क्या, जहां पे हमारे मेटल और लिगेंड अंदर लिखे जाते हैं, इसके अंदर ये स्फीयर जो है, फर्स्टली आप जब इसका नाम लिखेंगे तो पहले आप मेटल एटम का नाम लिखेंगे। जैसे मैंने आपको लग रहा है कि पहले मेटल लिखा हुआ मैंने एटम, तो उसका नाम लिख दूं फिर इसका लिख दूं, नहीं, आपको हमेशा पहले लिगेंड्स के नाम लिखने हैं। क्या लिखना है, पहले लिगेंड का नाम लिखोगे आप, उसके बाद क्या करना है, फिर मेटल का नाम लिखना है। यही बोल रहा है, फर्स्टली लिगेंड्स आर रिटन, लिगेंड्स के नाम लिखे जाएंगे। और लिगेंड्स अगर मेरे दो टाइप के, जैसे मान लो मैं L3 और L3 लिख देता हूँ, मान लो ये अमीन है NH3 और ये H2 है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखोगे आपकी, पहले किसका नाम आ रहा है, अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग जिसका नाम लिगेंड्स में पहले आ रहा है उसका नाम पहले लिखेंगे। अगर मान लीजिए कोई ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसके अंदर एक ही टाइप की वो है लिगेंड्स 6 के 6 जैसे ही, फिर तो वहां पर जरूरत ही नहीं है। अगर वहां टाइप अलग अलग हो जा रहे हैं वहां फिर आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर समझना पड़ेगा। ठीक है। तीसरा रूल क्या कहता है, सेम लिगेंड इज प्रेजेंट, अगर सेम लिगेंड प्रेजेंट है आपके पास है, देन वंस देन प्रीफिक्स यूजेस डाई ट्राई टेट्रा। अगर हमारे पास 6 हैं या फिर 4 हैं तो आप प्रीफिक्स यूज करना है, 2 के लिए डाई करना है, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा लिगेंड्स के लिए। ठीक। उसके बाद अगला रूल कहता है, इफ डाई इज ऑलरेडी यूज्ड, अगर आपने डाई ऑलरेडी यूज कर लिया है, 2 लिगेंड्स मेरे हो गए, मान लीजिए L2 L2 L2, तो आपने डाई तो यहाँ यूज कर लिया ना इसके लिए 2 के लिए, और फिर उसके बाद यूज करेंगे बिस, ट्रिस और टेट्रा। एक एक चीज समझाऊंगा, अभी खाली पढ़ लो इसको, आगे पूरे पूरे एग्जाम्पल दे हुए एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। उसके बाद 5वां रूल कहता है, इफ राइटिंग लिगेंड्स सेंट्रल मेटल एटम इज रिटन अलोंग विद द ऑक्सीडेशन नंबर। अब क्या करना, जब भी आप मेटल लिखेंगे, नाम उसका मेटल लिखेंगे, तो आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट साथ में लिखनी पड़ेगी आपको हमेशा। आप खाली मेटल का नाम नहीं ले सकते, आपको इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा लिखनी पड़ेगी। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हमने पहले सीख लिया है स्टार्टिंग में ही,
ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको वो काम आएगा नामकरण करने में। इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज अनायनिक, अगर कोऑर्डिनेशन मेरा जो है स्फीयर वो अनायनिक है, तो मेरा जो आप सेंट्रल मेटल एटम लिखेंगे ना नाम, उसके नाम के लास्ट में आपको 8 लिख देना है ना। जैसे आयरन लिखा है फेरेट, है ना, तो आपको क्या करना है, अगर नेगेटिव हुआ है तो उसके पीछे आपको 8 लगा देना है। लास्ट का रूल इसका कहता है O suffix is provided to the name of anionic ligand for IM suffix is provided to the cationic ligands। आपको अगर अनायनिक यानी कि नेगेटिव चार्ज है तो O लगेगा उसके पीछे, लिगेंड के पीछे, जैसे क्लोराइडो, है ना। और अगर आपका कटायनिक है तो आपको अपने नाश के नाम के पीछे लिखा देना एम, है ना। तो ये एक एक चीज पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। जैसे मेरा ये है पहला एग्जाम्पल, अब देखिए इसका नाम पढ़ते हैं। इसका नाम सबको पता है, इसको बोलते हैं सिल्वर। ये मेरा क्या है, अमोनिया है, मेरा क्लोरीन है। आपको पता है क्या है, आपको पता है। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि आपके पास आपको देखना पहले कि चार्ज पर नेगेटिव कैसे है। नेगेटिव है तो इस पहले आएगा पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव है इस पर आएगा पॉजिटिव। अगर यहाँ पॉजिटिव आ रहा होता पहले इधर, तो हम पहले इसका नाम लिखते। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर से पहले कुछ इधर होता लिखा हुआ, पहले उसका नाम लिखते, वो दूसरे एग्जाम समझेंगे। यहाँ देखते हैं क्या है, यहाँ सिल्वर है, अमोनिया है, और 3 टाइप के यहाँ पे मॉलिक्यूल्स मुझे दिख रहे हैं, क्लोरीन, अमोनिया, सिल्वर। यहाँ मुझे क्या करना है, NH3 2, वहां पे लिगेंड्स का नाम पहले लिखना है, तो फिर हम लिखेंगे पहले अमोनिया है, डाई हम लिखेंगे अमाइन। कितने 2 हैं तो हम क्या लिखेंगे, डाई, डाई अमाइन। बीच में आप गैप मत दीजिएगा, बिल्कुल स्पेस करना है, स्पेस नहीं देना है। दो है तो डाई हम लिखेंगे अमाइन। फिर आएगा इसका मेटल एटम का नाम, ये है सिल्वर। और क्या बताया था मैंने कि कभी भी आप जब नाम लिख रहे हैं एक मेटल आइटम का, तो वो खाली नहीं लिखना, आपको उसका ऑक्सीजन स्टेट भी लिखनी है। तो इसके लिए ब्रैकेट छोड़ देते हैं हम। उसके बाद मेरा आएगा क्या आएगा, उसके बाद मेरा आएगा इसका नाम क्लोरो, ठीक है। इसके आप ऑक्सीजन स्टेट निकालो, इसकी निकाल देंगे, हम लिखेंगे एक्स प्लस, इस पे 0 चार्ज होता है तो 0 × 2 प्लस पे माइनस चार्ज है तो देखिए -1 + 0, ये तो 0 हो गया। x - 1 = 0, x को इधर करेंगे तो 1, देखिए यहाँ पे इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या है, 1 ऑक्सीजन स्टेट है। क्लियर है। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको देखो कितने टाइप के इसके अंदर आपके मॉलिक्यूल्स एटम्स हैं। तो इसके अंदर 3 है, सिल्वर है, अमोनिया है, क्लोराइड और ये क्लोरीन है। उसका हम उसको इसने हमको बताया था कि आपको क्या करना है, पहले आप लिखते हैं नाम। अगर पहले देखो कटायनिक अनायन में देखो, अगर इधर कुछ लिखा हो तो पहले इसका नाम आएगा, अगर इधर लिखा है उसको बाद में लिख सकते हैं, ठीक है। इधर कुछ नहीं है, खाली है। तो पहले मुझे अब सेंट्रल स्फीयर के कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ गए। इसके अंदर क्या करना है आपको, पहले आपको नाम लिखना है लिगेंड्स का, फिर आप लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम का। तो मैंने पहले लिख दिया, पहले मैंने लिख दिया इसका क्या नाम है, लिगेंड का नाम लिख दिया। लिगेंड मेरा अमोनिया तो लिख दिया अमाइन, यहाँ पे फिर 2 थे तो लिख दिया डाई अमाइन। उसका फिर आया सिल्वर, सिल्वर लिख दिया। फिर उसकी ऑक्सीजन स्टेट लिखी है, मैंने ऑक्सीजन स्टेट निकालने में आती है, हमने निकाल ली। फर्स्ट स्टेट है, फिर आपको लिख दिया मैंने ये क्लोरो लिख दिया मैंने। सेकंड एग्जांपल देखिए, इसका नाम आप ट्राई करो, क्या कैसे क्या नाम आएगा इसका। रूल पढ़ना है, रूल देखो क्या कहता है। पहला रूल देखो, इफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज अनायनिक देन कटायन नेम इट फर्स्ट। अब देखो ये है क्या है, ये मेरा कटायनिक हो गया, क्या हो गया, कटायनिक। तो उसका नाम पहले लिखना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट स्फीयर से अगर पहले कुछ पूछे तो वो आपका नाम पहले लिखना पड़ेगा। देखो चीजें कितनी है, कितने मॉलिक्यूल्स और एटम्स है इसके अंदर। ये है मेरा क्या है, ये है पोटेशियम, ये निकल, ये क्या क्लोरीन। क्लियर है। हम नाम लिखते हैं पहले के का, पोटेशियम, यहाँ का हो गया क्लियर। उसके बाद हम आगे इसके अंदर, इसके अंदर 2 चीजें हैं, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड का है। तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम बाद में आएगा, लिगेंड का नाम पहले आएगा। तो क्या है, ये मेरा क्लोराइडो। कितने हैं, 4 है तो लिखो टेट्रा, दोबारा लिख लेते हैं। टेट्रा, टेट्रा क्लोराइडो। और आप लिखेंगे निकल को क्या लिखेंगे, निकलेट।
फिर निकालते हैं ऑक्सीजन स्टेट। अब देखो यहाँ पे 8 क्यों लगाया मैंने, 8 क्यों लगाया, आप रूल देखो आप यहाँ पे पहले तो क्या बोला था, इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज अनायनिक, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर मेरा क्या अनायनिक है, इसको हम तोड़ेंगे तो एक आएगा नेगेटिव चार्ज, 2 नेगेटिव, इसको यहाँ से हटाएंगे, रिमूव करेंगे, हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा हो गया, अनायनिक हो गया, तो इसलिए हम क्या लगाते हैं, मेटल एटम के लास्ट में हम 8 लगा देते हैं, तो इसलिए 8 ये लगाया। आप यहाँ से निकालते हैं अब इसकी ऑक्सीजन स्टेट। ये देखिए ये मेरा है x, ये मेरा क्या है पॉजिटिव दो चार्ज होता है तो +1 इंटू 2 प्लस एक्स प्लस क्लोरीन होता है 4, यानी 4 इंटू -1 बराबर 0, 2 प्लस एक्स -4 बराबर 0, x की वैल्यू आएगी 2, लिख लो यहाँ पे 2। ये आप पहले सिखाया हुआ मैंने कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, तो आप ये फटाफट निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए ये है, क्या नाम लिखते हैं, अब क्या करना है, ये है मेरा क्या है, ये आयरन है Fe, ये मेरा फ्लोरीन है। दो चीजें दे रखी है, हम देखो कुछ भी नहीं है, आपको क्या करना है, इसके अंदर जाना है, इसके अंदर दो चीजें आयरन है और ये फ्लोरीन है, तो हमें क्या करना है, पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, तो हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, क्लोराइडो, कितने 6, तो हेक्सा लिख लेते हैं, हेक्सा फ्लोराइडो। उसके बाद आ गया मेरा क्या आयरन, इसको लिखेंगे फेरिट, 8 क्यों लगाया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है इस पे। अब लिखते हैं इसकी ऑक्सीजन स्टेट, ऑक्सीजन स्टेट कैसे निकालनी है, एक्स प्लस कितना चार्ज होता है इस पे, एक पे -1 होता है, तो -1 इंटू 6, माइनस का चार्ज इधर आ गया, x -6 -4, तो इसको जब करेंगे तो x वैल्यू आएगी 2, तो ये इसका हो गया 2, ये इसका हो गया नामकरण। अभी हमने क्या देखा, हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखे, इनका हमने ऐसे नामकरण किया। अब आपके पास दूसरा एग्जांपल है कि आपको नाम लिख दिया है मैंने आपको कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बताना कि कैसा कंपाउंड बनेगा। ठीक है, क्या बताना है आपको, कैसा कंपाउंड बनेगा, ट्राई करो, कुछ नहीं करना है, सेम सेम अप्रोच लगानी है इसमें। फिर इसमें देखो कि लिगेंड्स और सारी चीजें कितनी कितनी है, टेट्रा मतलब होता है 4, अमीन मतलब होता है NH3 अमोनिया, का मतलब होता है H2O, क्लोराइड मतलब क्लोरीन है, कोबाल्ट मतलब ये सेटल मेटल एकदम CO है, और क्लोराइड मतलब ये भी क्या है क्लोरीन है। तो अपने पास मोटा मोटा ये 4-5 चीजें हैं। तो देखो हम लिखते हैं, पहले ये बना लेते हैं, क्या है अपने पास कोबाल्ट है, कोबाल्ट यहाँ आएगा, सेंट्रल मेटल एटम है, इसके अंदर देखो क्या क्या है, क्लोरीन लिखा हुआ है और टेट्रामीन यानी कि NH3 है, ये कितनी है 4 है, क्योंकि टेट्रा लिखा हुआ, उसके बाद एक्वा क्लोराइड लिखा है, एक्वा है H2 लिख देते हैं, और फिर बस क्लोरीन है ना। देखो कितने लिगेंड है अपने पास, 4 5 6, टेट्रामीन 4 ही हो गए, एक्वा मतलब H2 को लिखते हैं, क्लोराइड मतलब ये हो गया, कोबाल्ट अंदर ये आ गया, उसके बाद क्लोराइड है, ये मतलब आएगा बाहर क्योंकि सबसे लास्ट में लिखा हुआ इसके इधर। ठीक है, अब इसमें ली हुई इसकी ऑक्सीजन स्टेट। अब हमें ये नहीं पता कि क्लोरीन कितने हैं, कैसे पता हमें कि क्लोरीन कितने हैं, नहीं पता ना, तो आपको क्या निकालनी है, इसकी निकालनी है इसकी ऑक्सीजन स्टेट। आपको दे रखी है 3, चेक कर लेते हैं, इसकी कितने 3 दे रखी है, 3 लिख लेते हैं, प्लस इसकी 0 होती है, वाटर की भी 0 होती है, क्लोरीन की होती है -1, बराबर में तो सॉल्व करोगे आप, जहां पे आएगा 2, आएगा 2, इसका मतलब क्या है, ये 3 इसकी ऑक्सीजन स्टेट तब आएगी यहाँ पे जब इसके पास 2 क्लोरीन होंगे, क्या होगा 2 क्लोरीन होंगे, तभी ये आपका इसकी ऑक्सीजन स्टेट 3 आ सकती है, क्योंकि हमने वैल्यू इसकी निकाल के चेक कर ली है। तो ये आपका क्लियर है कि आपका क्लोरीन कितने 2 है। देखिए हमने 3 एग्जाम्पल करे थे इस वाले फॉर्मेट पर, यहाँ से हमने कॉम्प्लेक्स से नाम निकाला था, एक एग्जाम्पल करा, यहाँ पे हमको नाम दिया हुआ और हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बताया। ठीक है, उसके बाद आती बात, इसके अंदर 2 थ्योरी और बची हैं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और है मेरा CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है CFT से पहले आती है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी, इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। थोड़ा सा थ्योरी के बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज अ थ्योरी विच डिस्क्राइब केमिकल बॉन्डिंग, मतलब ये थ्योरी क्या करती है, आपको जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स उनके अंदर जो बॉन्डिंग है मेटल की और लिगेंड की, उसके बारे में आपको डिटेल में बताती है, और आपका जो ओवरलैपिंग है एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की मेटल के साथ में, उसको किस तरह से फॉर्म हो रहे हैं, कैसे उनकी हाइब्रिडाइजेशन है, सारी जो डिटेल चीजें हैं वो आपको इस एक थ्योरी से देखने को मिलेगी। और द अनपेड इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल इज फॉर्म, जो अनपेड इलेक्ट्रॉन वो कैसे
शेयर हो रहे हैं मेटल के साथ में और कैसे जो आपका ऑर्बिटल बन रहे हैं, पूरा पूरा कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन इस बीबीटी से मिलती है। अब देखिए मेरे पास ये क्या है, ये आपके 3D एलिमेंट होते हैं जो आप प्रोडक्ट टेबल में देखेंगे। ये है स्कैंडियम, टाइटेनियम, और नाम पूरा है इसका। एक बहुत अच्छा सा वो है, ट्रिक है समझा पढ़ने की। इनके एटॉमिक नंबर है, ये क्या है, इनके एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 30 तक है। एग्जाम में आपके यहाँ से स्कैंडियम से लेकर जिंक तक यही स्टैंडर्ड मेटल पूछे जाएंगे 3D वाले। तो आपको क्या करना है, याद करने का तरीका है बहुत। इसको कर सकते हैं, सिर्फ तुम विवाह करो मुझसे, फिर कुछ नहीं कहेगा जमाना, है ना। ये बहुत, मैंने 12th क्लास में जब मैं था तो ट्रिक याद की थी, मुझे आज तक ट्रिक याद है। कभी भी मैं ये जो एटॉमिक नंबर है इनके नहीं बोलूंगा मैं। बीबीटी में कहना है कि आपको कोई भी, जैसे निकल दे दिया, आपको पता नहीं निकल 28 होता है, निकल की जेट की वैल्यू कितनी 28 है। तो यहाँ पे क्या ना, एक डायग्राम बनते हैं बीबीटी में, आपको बताऊंगा पूरा कैसे बनेगा। तो वहां पे इनके एटॉमिक नंबर याद करना बहुत जरूरी है ना। तो आप इस ट्रिक से इनके एटॉमिक नंबर याद कर सकते हो। क्लियर है। अब देखो, अब क्या करना है, ये आपको दे रखा है निकल का, मतलब ये पूरा कौन सा कंपाउंड है, इसमें आपको देखना है कि निकल की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। मैं निकल की बात करूं, निकल ये है निकल, इसका देखेंगे इसकी हाइब्रिडाइजेशन है 4s2 3d8। क्या है, 4s2 3d8। तो आप इसकी निकालिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकल की, इस वाले केस में ये आपको निकल के आप जब निकालेंगे तो निकल आपका आएगा 2 पॉजिटिव, यानी कि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है। जब आप निकल 2 पॉजिटिव की उसकी हाइब्रिडेशन निकलेंगे तो आप देखेंगे कि ये 4s2 के जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये आपके गायब हो जाएंगे, जाएगा 4s0 3d8। 2+ का मतलब क्या है कि इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो उसके पास अब नहीं है। अगर ये ऑरिजिनल स्टेट में होता, विदाउट आयनिक फॉर्म में नहीं होता, तो इसके पास 4s इलेक्ट्रॉन होते। अगर ये क्या है, यहाँ पे इसकी स्टेट जो है वो 2+ में है, तो आपके सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गैप होंगे, s ऑर्बिटल में गैप होते हैं, आपके 0 कर दिया मैंने, 3d8 हो गया। ठीक है, कर दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, देखिए बनेंगे ये d ऑर्बिटल्स। d में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 होते हैं, 1 2 3, 1 2 3 4 और एक ये 5। उसका देंगे 4s ऑर्बिटल, उसका देंगे फिर 3p। इसमें होंगे आपको 1 2 3 और फिर ये 4d में 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये है 3d 4s 3p 4d। अब देखो मेरे पास 3D में 8 इलेक्ट्रॉन, तो आप क्या करेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन फिल करो, 1 2 3 4 5, अब करेंगे पेयरिंग 6 7 8। पहले में क्या करें, 5 इलेक्ट्रॉन फिल करिए 3D में, 1 2 3 4 5, फिर आपको बचे 3 और, तो आपको 3 कहीं यही पेयरिंग करानी है। अब मेरे पास क्या है, ये है मेरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी ये निकल 2+ की, है ना। अब देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास है अब ये वाटर मॉलिक्यूल है H2O, ये 6 है। अब मुझे 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, किसमें, ये निकल को 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने हैं, ये इसको वाटर को, तो ये कहाँ कहाँ डोनेट कर सकता है। ठीक है, इसके बाद ये कितने ऑर्बिटल खाली पड़े, एक ये है, 1 2 3 4 5 6। करवाते हैं, ये है मेरा H2O मॉलिक्यूल हो गया। देखिए ये कर रहा है डोनेट, तो यहाँ पे 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 हो गए, ये 6, 1 2 3 4 3 4 5, इसको यहां से डाल दीजिए, एक्स्ट्रा हो गए। ये क्या है मेरा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करे हैं वाटर मॉलिक्यूल ने। अब देखिए इसकी हाइब्रिडेशन कहाँ कितनी आएगी निकल के, इतने H2 S सिंगल ऑर्बिटल गैस का, या फिर मैं sp3d2। ये क्या है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है। क्या है भाई, हाइब्रिडाइजेशन है इसकी, इस कंपाउंड की हुई है हाइब्रिडाइजेशन। हमने क्या करा, हमने कुछ नहीं करा। देखो हमने पहले निकल की जो ऑक्सीजन स्टेट है वो निकाली, तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी। आपको पता है कि निकल 2+ में ऑक्सीजन स्टेट्स की है, हमने क्या करे, हमने इसके 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए, तो 3 8 बचे। 3 8 के इस वाले इसमें रहेंगे। हमारे पास 6 वाटर मॉलिक्यूल जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेट तो लिगेंड ही करते हैं, लिगेंड इस वाले केस में क्या है, वाटर है।
तो आपको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कहाँ कौन सा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये आपको डोनेट करेगा 4s में, 3p में, 4d में। अब टोटल 6 लिगेंड्स है तो देखो d में 2 करे हैं, 2 3 4 5 और एक 6, तो टोटल 6 मेरे पास हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और मेरी हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d2 आ गई। ये होगी आपकी ऑक्टा हाइड्रल, क्योंकि 6 लिगेंड आपके हैं। क्लियर है? ठीक है। और एक चीज और है इसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर भी आपको बताना पड़ता है कि इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है, कि ये डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। अब इसका एक सबसे अच्छा तरीका है, आप देखो 3d ऑर्बिटल्स के मॉलिक्यूल्स, ये देखो इलेक्ट्रॉन अगर ये पेयर्ड है या अनपेयर्ड है, देखियो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो मतलब ये पैरामैग्नेटिक है। क्या है? पैरामैग्नेटिक है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे वो जितना ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा, और जितने ज्यादा पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना ज्यादा डायमैग्नेटिक होगा। इस वाले केस में मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हैं, मतलब हैं, तो वो क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक हो गया। एक एग्जांपल और है, इसका मुझे आप खुद बना के दिखाओ, उसकी मुझे आप ऑक्सीजन स्टेट निकाल के दिखाओ, कैसे ऑक्सीजन स्टेट आप इसकी निकालोगे। ठीक है, देखिए आयरन है, हमने पहले क्या करा, हम निकलते हैं आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है, क्या करना है आपको, ट्रिक याद करनी है। कौन सी ट्रिक थी? सिर्फ तुम विभाग करो मुझसे फिर, Fe यानी 26। तो क्या है इसका नंबर? ये 26 इसका नंबर है। इसकी आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 4s2 3d6, 4s2 3d6 इसकी क्या है कॉन्फ़िगरेशन है। आप जब इसकी ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे तो आपको पता लगेगा आपको कि ये Fe2 पॉजिटिव, और आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी अब ये 4s0 3d6, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स के पास अब नहीं है, इसलिए एस कर दिए मैंने 0। क्लियर है यहां तक? बनाओ इसके, अब बनाते हैं। 1 2 3 3 4 5, ये 3d है, डी ऑर्बिटल में से 5 होते हैं इसलिए हम 5 डब्बे बना रहे हैं यहाँ पे, EF4s का, और है मेरा ये CP का। पी में 3 होते हैं, 1 2 3। क्लियर है? भरो अब इलेक्ट्रॉन्स भरो। 3d6 है तो पहले क्या करना आपको, 1 2 3 4 5 6, फिर इसमें पेयरिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये मेरा 3d। CN कितने हैं इसमें? CN है मेरे पास 6 CN है। CN कितने हैं? 6 है, मतलब एक CN 2 इलेक्ट्रॉन पेयर करेगा डोनेट, तो मुझे इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन फिट करवाने हैं। आप मुझे देखो, अब मुझे बताओ इसके पास डब्बे कितने हैं? इसके पास डब्बे खाली तो हैं, कितने डब्बे खाली हैं? 1 2 3 4, इसका तो 4 डब्बे खाली हैं बस। ये क्या ऑर्बिटल्स हैं? क्या है? 4 डब्बे ही खाली है, मुझे इलेक्ट्रॉन पेयर करवाने हैं 6 डोनेट। 6 डोनेट कराना, तो ये कहाँ डोनेट करेगा, मतलब कहाँ एक्सेप्ट करेगा मेटल? इसमें कुछ नहीं करना है, CN है ना, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ये। इसकी पूरी टेबल है, एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज करके नाम से आता है, उसमें पूरी सीरीज में आपको दिखेगा कि कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन से वीक फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कराते हैं जो आपको ये एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इसको पेयरिंग करा देगा, और वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं कराते हैं। देखो अब क्या करेंगे इसमें, 1 2 3 1 2 3 4 5 2 इलेक्ट्रॉन थे पहले से। अब देखिए इसकी इसका पेयरिंग हो जाएगी, एक साथ हो गए, इसके साथ हो गई, इसके साथ हो जाएगी, तो ये इसके साथ हो गया। ये था मेरा 3d 4s ऑर्बिटल, और ये 3p। और कितने CN है हमारे पास? 6 है, तो 6 डोनेट करेंगे। अब देखिए गिनती करके 6 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 भर दो उसमें भी, यहां से लेके यहां तक, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये CN मेरा क्या है, साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, इसलिए इन्होंने इसकी जो इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पे पेयरिंग करा दी, ये एक इसमें आ गए और बाकी मेरे पास ऑर्बिटल्स खाली हो गए। इसकी अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो कितनी आएगी हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ से देखिए D2 sp3, D2 के हमने यूज करा, एक S यूज करा, P के 3 किए, तो D2 sp3। तो मुझे बताइए इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा? ये मेरा होगा डायमैग्नेटिक, क्योंकि सारे के सारे इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर पेयर्ड फॉर्म में है, कोई भी अनपेयर्ड नहीं है। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्या है, क्लियर है? इसका कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा। डायमैग्नेटिक क्यों? क्योंकि ये सारे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, और हाइब्रिडाइजेशन हमने निकाल ली है इस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 अगर हमारा है तो 2 तरह की ज्योमेट्री आपकी बनती है, या तो वो टेट्राहेड्रल होती है या फिर स्क्वायर प्लेनर होती है। हमने स्टार्टिंग में देख लिया आगे पहले, सबसे पहले कि क्या हो सकता है आपका
टेट्राहेड्रल हो सकता है, फिर स्क्वायर प्लेनर हो सकता है। इनके देखिए जब आप इस तरह से निकालेंगे ना बीबीटी के थ्रू, तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन पता लग जाती है हमें कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकती है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 आती है तो आपका टेट्राहेड्रल होगा हमेशा। अगर dsp2 आएगी तो आपकी स्क्वायर प्लेनर होगा। तो कभी भी आपको हो सकता है कि खाली हाइब्रिडाइजेशन पूछ ले और फिर ज्योमेट्री पूछ ले कि ज्योमेट्री क्या होगी, तो आपको याद कर लेना है कि dsp2 अगर है तो स्क्वायर प्लेनर है। टेट्राहेड्रल में हमेशा sp3 होती है। ये आपके सिलेबस में 5 वाला है नहीं, इसको छोड़ दो। अभी हमने दोनों एग्जांपल देखे थे ऑक्टाहेड्रल के। अगर आपका sp3d2 आ रहा है और d2 sp3, ये दोनों आ सकते हैं, तो ये दोनों भी आपको याद कर लेने हैं। अब बात आती है कि लिमिटेशन कि बीबीटी बैलेंस पॉइंट थ्योरी जो है इसकी लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन की क्या है कि डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डेटा। मतलब मुझे इसने बता दिया कि ये पैरा है, पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक है। मैं पूछूं कि पैरा अगर मैग्नेटिक बिहेवियर तो उसका है ना कि पैरा है फिर डाया, मैं पूछूं कि मुझे बताओ नंबर बताओ कि ये 3 है 5 है 4 कितना है, तो ये बीबीटी आपको एक क्वांटिटेटिव नंबर नहीं बता पाई उसका मैग्नेटिक बिहेवियर का। ये तो इसकी क्या हो गई, ये इसकी है लिमिटेशन। सेकंड लिमिटेशन ये है कि आपको कलर नहीं बता सकते कि क्या कलर है कंपाउंड का। ये आपको बता देते हैं कलर है, जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो कलर वो करेगा कंपाउंड, लेकिन एक्चुअल में कलर कैसा होगा वो बीबीटी नहीं बता पाती है। कभी भी आपको लिमिटेशन पूछी जाती है तो आप 2 लिमिटेशन याद कर लेना। एक तो उसका मैग्नेटिक जो है इंटरप्रिटेशन क्वांटिटेटिव कितना आ रहा है मैग्नेटिक बिहेवियर उसका वो नहीं बता सकती, और आपका कंपाउंड कलर क्या होगा वो भी बीबीटी नहीं बताती है। इसके बाद आती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये उससे भी और एडवांस थ्योरी है, बाद में और आई निकल के, है ना। तो इसका एक बार ये भी पढ़ लेते हैं कि क्या है थ्योरी पूरी है। ये कहते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय व्हिच डिस्क्राइब द मेटल लिगेंड्स बॉन्ड एज एन आयनिक बॉन्ड। ये बोलता है कि मेटल का और लिगेंड का जो बॉन्ड है ना वो बोलता है कि आयनिक बॉन्ड होता है उनका, एंड प्योरली फॉर्म द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। और जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। जैसे कि हमारे आयनिक मॉलिक्यूल्स होते नहीं है, जैसे AgCl है NaCl है, इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है NaCl AgCl, आयनिक बॉन्ड है। कह रहा है ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोलती है आपकी इनके जो बॉन्ड है वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होती है किसके, मेटल और लिगेंड के बीच में। इनकी एक कंजम्पशन है जो ये मानते हैं CFT वाले, CFT थ्योरी में। और सेकंड इनका ये है पोस्टुलेट्स की क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है कंसीडर अनायंस, जो अनायंस हैं नेगेटिव चार्ज वाले उसको पॉइंट चार्ज मानते हैं। क्या मानते हैं, पॉइंट चार्ज मानते हैं। ठीक है, ये सारी मोटी मोटी चीजें आप थोड़ा सा दिमाग पर रख लेना, बाकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते। ये क्या बोलते हैं, ये जो आपके ये है डी ऑर्बिटल्स हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं यहाँ पे, नाम बताया था DXY DZX DYX, नाम आगे और भी क्लियर बताऊंगा मैं। ये भी 3D ऑर्बिटल्स है 5। ये कह रहे हैं कि आगे जाके ना ये आपके दोबारा स्प्लिट होते हैं। हमने बीबीटी में क्या पढ़ा, हमने एक बार में ही इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए थे। ये लगा कि ये और तो स्प्लिट होते नहीं, तो हमने सारे 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए एक बार में, इन्होंने नहीं। डी ऑर्बिटल्स के अंदर भी बाद में स्प्लिट होते हैं और एनर्जी गैप आता है। मतलब इसमें ऐसा होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन की लो एनर्जी होती है, कुछ की ज्यादा होती है, जबकि सारे के सारे ऑर्बिटल्स मेरे 3D ऑर्बिटल्स हैं, है ना। ये क्या है, मेरी CFT थ्योरी ये चीज मुझे बताती है। इन्होंने क्या बताया, कह रहा मैं ऑक्टाहेड्रल का केस लूं। क्या है, ऑक्टाहेड्रल का केस अगर लें तो स्प्लिटिंग कुछ इस तरीके से होती है ऑक्टाहेड्रल केस में, ठीक है। और टेट्राहेड्रल केस में इस तरह की स्प्लिटिंग होगी। और ये इनका एग्जांपल है, अभी पूरा बताता हूं मैं आपको क्लियर एकदम बढ़िया तरीके से। देखिए ये क्या बोल रहे हैं कि आपके ये 1 2 3 4 5 ये 5 ऑर्बिटल मेरे डी ऑर्बिटल्स हैं। इनमें 5 ऑर्बिटल्स को निकालोगे तो देखो 3 टाइप के ऑर्बिटल निकलते हैं। एक तो है DXY DZX और DYX, मतलब 3 ऑर्बिटल्स इसमें ऐसे हैं, इस एक्चुअल समझते हैं, DYZ DXY और DXZ। ये ऑर्बिटल्स को आप देखोगे ना तो ये एक्सिस के बीच में है, मतलब मेरी एक्सिस अगर Z और Y है या फिर ये X और Y है तो ये एक्सिस पे नहीं है, ये एक्सिस के बीच में है। तो मतलब 3 टाइप के ऑर्बिटल्स मेरे होते हैं जो एक्सिस के बीच में होते हैं, और 2 ऑर्बिटल्स मेरे ऐसे हैं जिनका शेप क्या है, एक्सिस के भी ऊपर है, जैसे D Z पे है और ये D X पे है। तो जो स्प्लिटिंग होगी ना इसके हिसाब से ही होगी। ये बोल रहे हैं ऑक्टाहेड्रल केसेस में जो लिगेंड मेरा अप्रोच कर रहा है किसको, मेटल को, जो लिगेंड अप्रोच करेगा मेटल को वो अलोंग द एक्सिस अप्रोच करते हैं। क्या करते हैं, अलोंग द एक्सिस, मतलब अगर मेरा लिगेंड आ रहा है तो एक्सिस के अलोंग आ रहा है, मेरे पास जो एक्सिस पे ऑर्बिटल्स हैं इनकी ज्योमेट्री एक्सिस पे, ये उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि लिगेंड क्या है, इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ आएगा, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से इलेक्ट्रॉन का जो गैप है ये ऊपर की तरफ चले जाएंगे, ये वाले जो
ऑर्बिटल्स हैं एक्सिस एक्सिस वाले, डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर वाले, और ये ऑर्बिटल्स पे नहीं है तो इनकी एनर्जी लो हो जाएगी, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन मेरे यहाँ फिल होंगे ना कि यहाँ फिल होंगे। तो एक एग्जाम्पल है, इससे पूरा समझते हैं कि भी एक्चुअल में कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है ये, देखो एफई कितना होता है, एफई होता है मेरा 26 है टॉपिक नंबर इसका, इसका आएगा कितना 4s2 और 3d6। इसके ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे तो मेरा निकल के आएगा 2 ऑक्सीजन स्टेट निकल के आएगी इसकी। तो मुझे क्या करना है, 4s0 कर देना है और 3d6 एच इट इज आ जाएगा। अब देखो मुझे बनाना है यहाँ पे अपने डी ऑर्बिटल, 1 2 3 1 2 3 4 5, ये होगा मेरे 3d ऑर्बिटल्स। 1 2 3 4 5, ये मेरी एवरेज ऑर्बिटल्स हैं, सेम एनर्जी के ही। इसमें फिल करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 और 1 6, ये मेरे हो गए फिल। पास साइनाइड है जो इलेक्ट्रॉन पेयर करेगा, 6 साइनाइड है लिगेंड्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। उसमें क्या बोल रहा है ये बोल रहे हैं आपसे, ये देखो तो इनकी होगी स्प्लिटिंग अप, क्या होगी इनकी, क्योंकि ये मेरा है एनर्जी बैरियर है, क्या है एनर्जी बैरियर है, इसको बोलते हैं इसको हम बोलते हैं ईजी, इसको बोलते हैं T2G। इस ऑर्बिटल को इनकी एनर्जी कुछ होती है, इनकी एनर्जी होती है आपकी, वहां पे 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, मैंने कर लिए 3, ठीक है। अब 3 इलेक्ट्रॉन मेरे पास यहाँ पे आ गए। अब बात आती है कि बाकी के जो इलेक्ट्रॉन बचे, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 5 और 1 6, बाकी के इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिटल में जाएंगे या इस वाले ऑर्बिटल में जाएंगे, क्योंकि ये CN क्या है मेरा, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये क्या करवाएगा, पेयरिंग करवाएगा ये, और इलेक्ट्रॉन ऊपर ना जाके मेरे यही इस पे ही पेयरिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यहाँ पेयरिंग हो जाएगी, और मेरे ऑर्बिटल आपके एज इट इज एम्प्टी रहेंगे। तो जब इसकी आप हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे, इसकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी ये T2, ये T2 वाला ऑर्बिटल है T2G, इसमें कितने हैं, इसमें मेरे 6 इलेक्ट्रॉन है, और EG में कितने हैं, EG में 0। तो इसकी है हाइब्रिडाइजेशन CFT थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये हाई स्पिन है, क्या है हाई स्पिन, और वो है ये मॉलिक्यूल, लो स्पिन है, ये क्या है लो स्पिन, ये है लो स्पिन। स्पिन आपको कैसे चेक करनी है, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो, जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो हाई स्पिन होगा, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो वो लो स्पिन होगा। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है तो ये लो स्पिन आपका मॉलिक्यूल हो गया, क्लियर है। एक एग्जांपल और है टेट्राहेड्रल के लिए। अब टेट्राहेड्रल में क्या होता है ना कि आपके जो मेटल के साथ जो लिगेंड बॉन्ड बनाने के लिए अप्रोच करते हैं ना, वो आपके अलोंग द एक्सिस नहीं आते हैं, वो आपके आते हैं इन बिटवीन एक्सिस। तो जब इन बिटवीन एक्सिस आपका मेटल लिगेंड अप्रोच करेंगे मेटल को, तो आपको जो इन बिटवीन वाले एक्सिस वाले जो वो हैं आपके ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी हाई हो जाएगी, क्योंकि ये इन बिटवीन है। तो यहाँ पे और टेट्राहेड्रल वाले केस में आपको ये वाले जो है 3 डब्बे जो है 3 ऑर्बिटल्स ऊपर चले जाएंगे हाई एनर्जी पे, और एक्सिस वाले नीचे चले जाते हैं। मतलब ऑक्टेहेड्रल का हमने ये बनाया है, इसको आपको जस्ट उल्टा कर देना है टेट्राहेड्रल वाले केस में। ये मेरा बैरी सेंटर हो जाता है। ये यहाँ पे एक नाम जब लिखते हैं ऑर्बिटल्स के तो यहाँ पे जी नहीं आता है, टेट्राहेड्रल वाले केस में जी नहीं आएगा, ये ई ओनली आएगा। यहाँ पे T2 आएगा, T2G नहीं आएगा, यहाँ पे EG नहीं आएगा, खाली E आएगा। तो ये आप उसका देख सकते हैं। ये इनके ऑर्बिटल के वो है डायग्राम है पूरे पूरे कि कौन कौन से एक्सिस पे है, कौन कौन से एक्सिस पे नहीं है। और लास्ट में जो हम डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सी लिगेंड्स मेरे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है जो पेयरिंग कराते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या कराते हैं आपके, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग कराते हैं, वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं करा पाते हैं। वीक फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, पेयरिंग नहीं करवा पाते हैं। तो ये आप देख लेना, यहाँ से H2O दिख रहा है, इससे एग्जांपल के लिए यहाँ से आप जितने हैं ये वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, और यहाँ से ये सारे सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। तो ये आप याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में कभी भी आपको लिगेंड दे देंगे और मेटल दे देंगे तो मेटल की आपको एक तो
एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए जिससे आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाएंगे। और आपको पता होना चाहिए कि जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या फिर नहीं है, क्योंकि पेयरिंग होगी नहीं होगी उससे पूरी हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड होगी, और हाइब्रिडाइजेशन जब तक आप सही नहीं बताएंगे तो आपका कोई मतलब ही नहीं है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का कि वो सही आ रही गलत आ रही है। तो ये जो चैप्टर है पूरा यहीं का एंड हो जाता है। पूरा चैप्टर मैंने करा दिया बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट। आप इसको रिवाइज कर लेना। कुछ भी डाउट आता है आप मेरे से पूछ सकते हैं टेलीग्राम पे या फिर इस वीडियो पे कमेंट करके। इस लेक्चर के जो नोट्स हैं वो मैं अपलोड करा दूंगा टेलीग्राम पे ही, और आपको वहां इसका लिंक भी मिल जाएगा टेलीग्राम का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो वीडियो अगर अच्छी लगी आपको तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आप जो भी फीडबैक देते हैं अगली वीडियो आती है जब भी मेरे किसी और टॉपिक पे, तो उस पर मैं काम करता हूँ और अच्छा कोशिश करता हूँ लेक्चर्स को अच्छा बनाने की, जिससे आप लोगों को और इजी तरीके से समझ आए। कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री बहुत छोटा सा चैप्टर था, मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे पढ़ने में। नोट्स आपके पास मिल ही जाएंगे, सारे एग्जाम्पल मैंने कराई दिए हैं। तो एग्जाम में कभी भी कुछ भी आपसे पूछता है, चाहे वो स्टेट की बात करें, सीएफटी हो, बीबीटी हो, कुछ भी बोलता है करने के लिए, तो आप फटाक से एकदम से आंसर कर देंगे और आपका कुछ भी मिस नहीं होगा एग्जाम में। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये वीडियो करता हूँ मैं एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।